गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 1 एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो भी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। इसका यूनिट 3 का कुछ पार्ट डाला गया है प्ले लिस्ट में, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन्वॉल्व ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन they bounce off a barrier and result in the angle of reflection being equal to the angle of incidence। यानी कि रिफ्लेक्शन वेव कहने का मतलब यही हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ एक वेव एक वैसी घटना है जिससे कोई वेव किसी प्लेन पर अगर पड़ता है, यानी प्लेन से टकराता है, तो वह उसी डायरेक्शन में, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन उसका चेंज होता है। जैसे इधर से आया तो फिर इधर चल जाएगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज होता है। और इसका जो एंगल जो होता है, यह मीडियम से एंगल, इसको मीडियम के नाम से जानेंगे। ये मीडियम है, तो जो यह एंगल होगा, जो यह फर्स्ट वाला एंगल होगा, यह सेकेंड वाला एंगल के यानी मीडियम से ये दोनों बराबर होगा। तो इस तरह के घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहेंगे। यह जो है, जो आएगा सिग्नल उसको, यानी कि जो वेव आएगा प्लेन पर टकराने के लिए उसे इंसिडेंस वेव कहेंगे, और जो टकरा के वापस जाएगा उसको रिफ्लेक्टिव वेव कहेंगे। यह मीडियम 1 होता है, यह मीडियम 2 होता है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वह मीडियम 1 में होता है, मीडियम 2 में नहीं होता है। यानी कि इसमें नहीं होगा, इधर से आएगा तो इधर ही चल जाएगा, यानी कि होगा दोनों में, लेकिन कोई एक ही मीडियम होगा एक बार में। तो इसका θ1 और θ2 दोनों बराबर होता है मीडियम का। तो यह रिफ्लेक्शन वेव में हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन्वॉल्व ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इन दिस फिनोमेनन द चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को परिभाषित इस तरह किया जा रहा है कि अगर कोई वेव, चलिए फिगर से समझते हैं। अगर कोई वेव इस प्लेन पर पड़ेगा, यानी इंसिडेंस एंगल से अगर कोई वेव इस प्लेन पर पड़ेगा, तो यह क्या होगा कि सेकेंड मीडियम में तो ये प्रवेश कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यह विचलित हो जाएगा या अभिलंब से हल्का सा दूर भागेगा, नहीं अभिलंब से हल्का सा इस तरह से झुक के जाएगा। और इसका जो थीटा होगा यह अलग होगा, और इसका इंसिडेंस एंगल का जो थीटा होगा वह अलग होगा। तो यानी कि किरण को, यानी आने की वेव को हम लोग इंसिडेंस वेव कहेंगे, और यह जाने की वेव को रिफ्लेक्टिव वेव कहेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव कहेंगे। यह मीडियम 1 है, यह मीडियम 2 है, यानी कि यह दोनों मीडियम होता है एक बार में, यह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वेव प्रोपगेशन, यानी कि वेव प्रोपगेशन के अंतर्गत आएगा स्काई वेव प्रोपगेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटेना आर रिसीव आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फीयर आर कॉल्ड स्काई वेव, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन। यानी कि पूरा कहने का मतलब यही हुआ कि कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटेना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह ट्रांसमिटिंग एंटेना से निकलेगा, और वह आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद वह रिसीवर को रिसीव होगा। तो इस तरह की वेव को स्काई वेव कहेंगे, और इस तरह के प्रोपगेशन को स्काई वेव प्रोपगेशन कहेंगे। चलिए कुछ और देखते हैं, उसके बाद इसको फिगर से समझेंगे। नोट में हम लोग देख लेते हैं। द स्काई वेव प्रोपगेशन ऑकर ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय द आइनोस्फीयर। यानी कि स्काई वेव प्रोपगेशन जो है यह घटना या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह आधारित है आइनोस्फीयर से। सेकंड हम लोग देखेंगे द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज एंड 60 to 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ।
यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्काई वेव प्रोपगेशन के वो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। उसके बाद में यह अर्थ से 60 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूरी पर होता है। चलिए इसको हम लोग फिगर से देखते हैं कि स्काई वेव ये थी। फिगर से हम लोग इसको देखते हैं। यह अर्थ हो गया, इस पर दो यह रिसीवर एंटेना है या ट्रांसमीटर एंटेना है। तो यहाँ यह आइनोस्फीयर हो गया। तो देखिए यहाँ फर्स्ट घर पर शूट हो रहा है। यह यहाँ पर अगल बगल में गाड़ी जाते रहता है, जिसके कारण कुछ नॉइज़ प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यह ट्रांसमीटर एंटेना जो है, यहाँ से कोई वेव निकलेगा तो आइनोस्फीयर से टकराएगा, फिर अर्थ पर आएगा, फिर अर्थ किसी वस्तु से या किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, उसके बाद फिर आइनोस्फीयर जाएगा, उसके बाद फिर वस्तु पर टकराएगा, फिर आइनोस्फीयर जाएगा, उसके बाद जो होगा वह रिसीवर एंटेना के पास। यानी कि बहुत पूर्णांतिक परिवर्तन के बाद यह पहुंचता है सेकंड रिसीवर के पास, एंटेना के पास। तो इस तरह से यह काम करता है कौन, स्काई वेव प्रोपगेशन। तो फिगर आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन का होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर एंटेना ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना to the receiving antenna are called space wave, and its type of propagation is called space wave propagation. It is used for the line of sight communication and satellite communication. स्पेस वेव प्रोपगेशन वैसा प्रोपगेशन है जो इसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमीटर से इमिट होता है, निकलता है, तो वह डायरेक्टली कहा जाएगा एंटेना के पास, वहाँ रिसीव होगा। तो इस तरह के मतलब वेव को स्पेस वेव कहेंगे, और इस तरह के प्रोपगेशन को स्पेस वेव प्रोपगेशन कहेंगे। यह लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पर यह काम करता है, यूज करता है। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देखते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी रेंज इज 30 to 3 मेगाहर्ट्ज। यानी कि स्पेस वेव प्रोपगेशन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। यह VHF और UHF पर काम करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि VHF पर कौन सा वेव प्रोपगेशन काम करता है, तो हो जाएगा स्पेस वेव प्रोपगेशन। और UHF पर भी वेव प्रोपगेशन काम करता है या यूज करता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। अगर देखते हैं इसको फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका यह अर्थ हो गया, या फर्स्ट अर्थ स्टेशन कह सकते हैं, या एंटेना कहते हैं रिसीवर। या फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, या फर्स्ट या सेकंड। तो ट्रांसमिटिंग एंटेना हो गया, या रिसीवर एंटेना हो गया, या आइनोस्फीयर हो गया। तो ये देखिए यहाँ से कोई सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो डायरेक्ट सेटेलाइट के पास जाएगा। ये रास्ते में थोड़ा सा विचलित हो सकता है, लेकिन इसको डायरेक्ट ही माना जाएगा। सेटेलाइट के पास जाएगा, सेटेलाइट से उसके बाद फिर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा रिसीवर एंटेना के पास। तो इस तरह के वेव को स्पेस वेव कहेंगे, और इस तरह के प्रोपगेशन को स्पेस वेव प्रोपगेशन कहेंगे। और यह LOS पर काम करते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट पर। यह सेटेलाइट हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ग्राउंड वेव, और सरफेस वेव एंड टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। यानी कि जब ट्रांसमिटिंग एंटेना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होता है, निकलता है, तो यह सरफेस के यानी पृथ्वी के सरफेस के थ्रू यह दूसरे रिसीवर के पास पहुंचता है। तो इस तरह के वेव को ग्राउंड वेव कहेंगे, या सरफेस वेव भी कह सकते हैं। और इस तरह के प्रोपगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या सरफेस वेव प्रोपगेशन कहेंगे।
इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 1 मेगाहर्ट्ज़ से कम होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं फिगर से। जैसे देखिए यह अर्थ हो गया, यहाँ पे एक एंटेना हो गया, यहाँ पे एक एंटेना हो गया, यह हो गया रिसीवर एंटेना और यह हो जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटेना। यह हो गया अर्थ। तो यहाँ से अगर कोई वेव निकलेगा तो यह डायरेक्टली मतलब ऊपर ना आयनोस्फीयर में जाएगा ना स्पेस में जाएगा, डायरेक्टली वन एंटेना टू सेकंड एंटेना टू थ्रू यह ग्राउंड वेव मतलब वेव यह ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह के वेव को ग्राउंड वेव कहेंगे इस तरह के वेव को, और इस तरह के प्रोपगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहेंगे। चलिए देखते हैं फेडिंग क्या होता है। फेडिंग कह रहा है द डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द सिग्नल कैन बी टर्म एज फेडिंग, यानी कि सिग्नल के घटने की टर्म को ही फेडिंग कहते हैं। दिस हैपन बिकॉज द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट और रिफ्लेक्शन ड्यू टू मल्टीपार्ट, यानी कि यह फेडिंग की घटना जो होता है वो एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट या घटना के कारण होता है। तो और सबसे पहले हम यहाँ पर यह दिया गया है मल्टीपाथ, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टीपाथ होता क्या है। देखिए मल्टीपाथ होता क्या है। जैसे यह आपका अर्थ हो गया, यह आपका आयनोस्फीयर हो गया, यह आयनोस्फीयर हो गया, यह अर्थ हो गया, यह अर्थ हो गया। तो यहाँ से जो यह एंटेना है, यहाँ से कोई सिग्नल निकला तो यह जाएगा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टकराएगा, फिर आएगा इधर, ये अर्थ के पास नहीं है, फिर इधर से इधर मतलब टकरा जाएगा किसी वस्तु के पास, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ मैंने बहुत सारे यह अवरोध को पार करने के बाद यह रिसीवर के पास पहुँचेगा। तो ये मल्टीपाथ इसी को कहते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बाद यह जाएगा, तो इसी के कारण इसका डिक्रीज होता है सिग्नल की क्षमता या सिग्नल, तो उसी को कहेंगे मल्टीपाथ। चलिए उसी को कहेंगे मल्टीपाथ। इसके बाद कह रहा है द मोस्ट कॉमन कॉज बाई फेडिंग इज द वायरलेस इन्वायरमेंट और मल्टीपाथ प्रोपगेशन। तो मेन रूप से यह मल्टीपाथ प्रोपगेशन के कारण फेडिंग होता है। तो इस तरह से फेडिंग समझ लिया आप लोग कि सिग्नल के घटने की टर्म को ही फेडिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एमी वेव क्या होता है। देखिए एमी वेव का यहाँ पर कहने का अर्थ यह होगा कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं कि दिखाई देगा अच्छा से। देखिए एमी वेव कहने का अर्थ क्या होगा। एमी वेव स्टैंड फॉर मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी। इसका फुल फॉर्म हो गया द मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिलीवर्ड बाय द ट्रांसमीटर। जो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी होता है, जो हायर फ्रीक्वेंसी होता है, जो डिलीवर्ड किया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर टू द रिसीवर। या यह जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यह ट्रांसमीटर से रिसीव, जो यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचता है। तो इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय FC। तो MEF का फुल फॉर्म होगा मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होता है जो कि एंटेना के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, डिलीवर्ड किया जाता है। उसके बाद इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होता है और रिसीवर के पास पहुंचता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है FC से। FC का फार्मूला क्या हो गया, यानी म्यू वेव का फार्मूला क्या हो गया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू FC सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को FC से डिनोट करते हैं। तो FC और 1/cos थीटा को, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं बराबर। तो FC तो हो ही गया
और 1/cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्किप डिस्टेंस क्या होता है। स्किप डिस्टेंस कहने का अर्थ हुआ द मेजरेबल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर where the signal reflected from the ionosphere can be reached the receiver with maximum hope skip and is known as skip distance। यानी measurable distance of the surface of the earth from transmitter, यानी कि समझते हैं, यानी कि यह अर्थ हो गया, यह आयनोस्फीयर हो गया, यह एंटेना हो गया, यह सेकेंड एंटेना हो गया, ये फर्स्ट एंटेना हो गया। और मेजरेबल डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास यह जो डिस्टेंस है, यह बीच में डिस्टेंस, इसको स्किप डिस्टेंस के नाम से ही जानेंगे। इस तरह से आप लोग ये समझ लिए। तो इस तरह से हम लोग समझे कि स्किप डिस्टेंस क्या होता है। इस तरह से यूनिट 1 लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ बचा हुआ है जो मॉड्यूलेशन के बारे में है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सब किसी को वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।